अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन से 9702 मई जून 2016 वेरिएंट इज 1 1। लेट्स गो। A student uses a spraying gun to launch a steel ball with constant velocity which is horizontal, right? He varies the height h of the gun and measures the horizontal displacement r of the ball when it hits the ground, right? So it is 1 and this is the height and we have horizontal displacement of r. Which graph shows the variation with height h of the horizontal displacement? Actually, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि रेशियो बता दो h का विद रिस्पेक्ट टू r। हो क्या रहा है, ये गन है और इसमें से बॉल नीचे गिरे हैं और हमें बताना है रेशियो बेसिकली। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, पहले इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है। सो इसको हम इससे ऐसे कह देंगे कि ये भाई वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और वर्टिकल ऐसा है और ये जो है वो रिजल्टेंट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को उन्होंने कहा है आर और वर्टिकल को उन्होंने कहा है एच। अब हमें रेशियो बताना है। तो सबसे पहले तो ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब इसी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं और लिखते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vf विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है r अपॉन टाइम, राइट। तो ये हमारे पास एक बन गया फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हमने तो चार, बल्कि नहीं पांच, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, जिसमें है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी टू ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा जो है उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है? ये बात हमें ऐसे पता चलेगी कि हमें वो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है वर्टिकल के लिए जिसमें सारी चीजें आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूं 2af वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब इसमें यहाँ पर टाइम नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पर टाइम का तो फैक्टर है। जो सबसे बेस्ट हमारी ये इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगी वो रहेगी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम भी आ रहा है और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर एस को हम लिख देंगे एच, क्योंकि क्वेश्चन में एच गिवन है। और इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे जीरो है क्योंकि ये किसी हाइट से गिर रही है, तो यहाँ पे जीरो होगी। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय टी विल बी इक्वल्स टू जीरो। सो 1/2 ए। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइम को सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम अगर सब्जेक्ट बनेगा तो टी उधर जाएगा और वी एफ इधर आ जाएगा। सो टी विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन वी एच, राइट। टी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे टी को सब्जेक्ट बनाने हैं या वी एच को बनाना है या आर को बनाना है? तो याद रखिए सब्जेक्ट वही बनता है जो इन दोनों इक्वेशन में कॉमन है। इन दोनों इक्वेशन में आर तो कॉमन नहीं है ना, वी एच है, तो बचा क्या, टी। टी कॉमन है तो यहाँ पे इसलिए टी को कॉमन बनाए। टी की मेरे पास वैल्यू क्या आई, आर अपॉन वी एच। तो यहाँ मैं सिंपली पुट कर दूंगा आर अपॉन वी एच का स्क्वायर। ठीक है, तो एच विल बी इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास ये जो चीजें हैं 1/2 ए और वी एच तो कांस्टेंट है, तुमने पहले डिस्कस कर लिया था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, द कंपोनेंट फॉर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन तो होती ही कांस्टेंट है। तो ये चीजें हट गई, यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर बचा है यहाँ पर, राइट। सो आई विल जस्ट राइट आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ तक तो मैंने निकाल दिया। क्वेश्चन में it is given y-axis in the form of r here, right? तो मुझे r square नहीं r चाहिए to get the actual answer. So I will make r subject here. H will be proportional to r और यहाँ पर स्क्वायर था तो ये हटाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। सो दिस विल बी माई फाइनल फॉर्म इन विच आई जस्ट मेक r the subject. तो h पे अंडर रूट आ गया। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर ठीक होगा ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि हमें शेप याद करनी है कि जो भी अंडर रूट का ग्राफ होगा, इधर वो अंडर रूट एच है, अंडर रूट ए है या अंडर रूट एक्स है, वॉट एवर, जब भी अंडर रूट का ग्राफ होगा ये बात आपको याद करनी है, उसका शेप हमेशा ऐसा बनेगा। अगर ऐसा शेप है आंखें बंद करके, उसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब बाकी गलत क्यों? देखिए बाकी में अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट हो रहा है। अंडर रूट में हमेशा डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होता है, मगर बी में क्या है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये तब होता है जब हमारे पास हो एच स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे क्या अंडर रूट है तो ये आंसर है, मगर एच स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा तब ये होगा, मतलब एक्स की पावर 1 से बड़ी हो, 3 हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो हमारा बी आंसर होता है। और सी तो यहाँ पे जीरो स्टार्ट नहीं हो रहा तो ये गलत है। और डी तब है जब एच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एज सिंपल इज दैट। सो ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए जो यहाँ पे मैंने सॉल्व की है। अगर ये पता लग गई तभी आप शेप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और शेप याद होगा तो आप डायरेक्टली इसको करेक्ट ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे। इन दिस केस ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू गाइस in the next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.